वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 2 अप्रैल 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। उसके पहले ये इन्फॉर्मेशन है प्रारंभ के बारे में। 5 अप्रैल से ये जो इनिशिएटिव है स्टार्ट हो रहा है। 2022 की यूपीएससी प्रिपरेशन को टारगेट किया जाएगा। बेसिक, कोर और एडवांस लेवल पे आपकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी। इस बारे में आप कोई भी फर्दर डिटेल चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करिएगा। हमारा पहला आर्टिकल ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में है। अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है फॉर 2021। तो जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है वो ये है कि इसे रिलीज किसने किया है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये नाम आपको अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लेना है विद रेफरेंस टू ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। जो जेंडर गैप इंडेक्स है वो एक कंपास की तरह वर्क करता है। हम पता कर पाते हैं कि जो जेंडर पैरिटी है सोसाइटी में वो अच्छी तरीके से मैनेज हो पा रही है कि नहीं। 4 एरियाज पर फोकस किया जाता है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसा है महिलाओं का किसी भी देश में। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कैसा है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि नहीं। एजुकेशनल अटेनमेंट की स्थिति क्या है। हेल्थ और सर्वाइवल की क्या कंडीशन है महिलाओं के लिए। यहाँ पर जो जेंडर गैप के ड्राइवर्स हैं उन पर भी एग्जामिनेशन किया जाता है। ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से किसी भी कंट्री में जेंडर गैप क्रिएट हो रहा है, उसे आउटलाइन किया जाता है। एट द सेम टाइम पॉलिसीज़ वगैरह को भी देखा जाता है जिनकी आवश्यकता है अगर हम चाहते हैं कि जो जेंडर डिस्पैरिटी है वो कम हो जाए। इंडेक्स में 0 से लेकर 1 के बीच में रैंक किया जाता है। 0 का मतलब होता है पूरी तरीके से इनइक्वल सोसाइटी है। 1 का मतलब है इक्वलिटी अपने मैक्सिमम लेवल पे है, मतलब कंप्लीट है। तो ना तो किसी को 0 और ना ही किसी को 1 मिलेगा, इसके बीच में ही कोई ना कोई स्कोर दे दिया जाता है। तो आइए देखते हैं फाइंडिंग्स में क्या निकल कर आया। 156 कंट्रीज को रैंक किया गया। आइसलैंड को टॉप पर रखा गया, मतलब ये दुनिया की सबसे ज़्यादा इक्वल कंट्री है। इंडिया को 140th रैंक दी गई, काफ़ी ख़राब रैंक है। लास्ट ईयर हमें जो रैंक मिली थी वो 112वीं थी। इस लिहाज से हम इस बार 28 रैंक नीचे चले गए हैं। जो मोस्ट डिक्लाइन हमें मिला है इंडिया की हम बात करें तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के सब इंडेक्स में मिला है। महिलाएं पॉलिटिकली एम्पावर्ड नहीं हैं इंडिया में, उसमें दिक्कत आ रही है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में भी हमारी रैंक नीचे गई है। जो उसमें अपॉर्चुनिटी का सब इंडेक्स है वहाँ पर भी हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। हेल्थ और सर्वाइवल के इशू पर भी महिलाओं की स्थिति भारत में खराब है। एस्टिमेट में यह है कि महिलाओं की अगर आप इनकम देखेंगे तो पुरुषों की तुलना में वो आपको 1/5 दिखेगी। इस लिहाज से जो इंडिया है वो, अगर आप इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो दुनिया के 10 ऐसे सबसे खराब देशों में है जहाँ पर स्थिति काफ़ी बेकार है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक प्राइवेट कॉपरेशन के फॉर्म में वर्क करता है। 1971 में स्टैब्लिश किया गया था नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन के तौर पर। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल एक एंटिटी है, बॉडी है, किसी भी स्पेशल इंटरेस्ट के साथ जुड़ी नहीं हुई है। मान्यता ये है कि ये अपना जो इवेल्युएशन करते हैं वो फेयर होता है। ये फोरम प्रयास करता है कि इंटरप्रेन्योरशिप को डेमोन्स्ट्रेट किया जाए जो दुनिया में सभी लोगों के हित में हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं और कुछ इंडेक्स भी जारी करते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। आप ये याद रखिएगा बिकॉज नाम गेस करने को नहीं आता, थोड़े अजीब होते हैं। याद रखेंगे तो बेहतर ही रहेगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एनर्जी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के बारे में है। गवर्नमेंट ने अभी 3 लाख करोड़ की जो उनकी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम थी उसको फर्दर 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है। पहले ये जो स्कीम थी वो 31 मार्च तक के लिए थी, अब अप्रैल मई जून ये 30 जून तक के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। कुछ और सेक्टर्स भी इसमें अब की बार कवर किए गए हैं, लाइक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का मतलब ये होता है जब आप ट्रैवल के या टूरिज्म के लिए कहीं पे जाते हैं तो केवल घूम के तो नहीं आ जाते, वहाँ पर आप लॉज या फिर होटल्स वगैरह बुक करेंगे, रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाएंगे और जो भी आप रिजर्व की सर्विसेज अवेल करते हैं वो सब हॉस्पिटैलिटी में आता है। देखिए, इस स्कीम को मई 2020 में आत्म भारत अभियान पैकेज के तौर पे अनाउंस किया गया था। कोरोना वायरस की वजह से कई सारे सेक्टर्स बुरी तरीके से प्रभावित हुए, स्पेशली एमएसएमई सेक्टर। उन्हें रिवाइव करने की आवश्यकता थी तो सरकार ने कहा कि हम इनको लोन दे देते हैं, 3 लाख करोड़ तक का लोन इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन सरकार तो घर घर जाके लोन देगी नहीं। लोन देना किसको है? बैंक्स को और एनबीएफसीज को। सरकार ने कहा कि कोलैटरल फ्री लोन देंगे, मतलब किसी से कोई कोलैटरल नहीं लेंगे। तो बैंक्स और एनबीएफसी भला क्यों कोलैटरल फ्री लोन देने लग गए? उनका पैसा फंस जाएगा तो कौन देगा? सरकार ने कहा हम देंगे। अगर आपका पैसा यहाँ पे फंसता है, जो आपको 3 लाख करोड़ डिस्ट्रीब्यूट करने को कहा जा रहा है, तो 100% गारंटी हमारी है। अगर आपको नहीं मिलता तो हम वो पैसा रिटर्न करेंगे। तो सरकार की ओर से गारंटी कौन ले रहा है? सरकार की ओर से गारंटी ले रही है एक एंटिटी जिसका नाम है नेशनल
क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। जो क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा वो एक गारंटी के तौर पर है, मतलब अगर रिटर्न नहीं आता है तो गवर्नमेंट उसे फैसिलिटेट करेगी, कोई गारंटी फ़ी नहीं चार्ज की जाएगी। जो भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, सिंपली आप अपना लोन दीजिए, नहीं मिलेगा तो हम पे करेंगे, कोई गारंटी के लिए चार्ज नहीं है। इंटरेस्ट रेट सरकार ने कैप किए हैं ताकि महंगा लोन ना मिले, जो वनरेबल सेक्शंस हैं उन्हें। 9.25% से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकता कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये कैप 14% एनबीएफसी के लिए रखा गया है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये कहा गया था जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था कि जिसका क्रेडिट आउटस्टैंडिंग मैक्सिमम 50 करोड़ है, 29 फरवरी 2020 के स्टेटस पे उस समय में वही इसे अवेल कर सकते हैं। जिसके पास इससे ज़्यादा लोन ऑलरेडी है वो नहीं ले पाएंगे पैसा। टर्नओवर उस एंटिटी का 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वही इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। मतलब 50 करोड़ से ज़्यादा आपका लोन ना हो, आप डिफॉल्ट मतलब आपका जो रीपेमेंट है वो क्लियर हो, अगर नहीं भी हुआ है तो 2 महीने से ज़्यादा का डिले नहीं होना चाहिए, तभी आप लोन ले पाएंगे। बाद में 1 अगस्त 2020 को जो ये 3 लाख करोड़ की स्कीम थी, इसमें जो अपर सीलिंग थी 50 करोड़ की, कि आपके पास 50 करोड़ से ज़्यादा का लोन है तो फिर आप इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, उसको डबल कर दिया गया ताकि और लोग इसमें आ जाएं। फर्दर डॉक्टर्स, लॉयर्स और जो चार्टर अकाउंटेंट्स थे उनको भी इसमें कवर कर लिया गया कि वो भी अगर बिजनेस पर्पज़ से लोन लेना चाहते हैं तो इस स्कीम में ले सकते हैं। स्कीम का जो बेनिफिट है वो ये था कि लो कॉस्ट लोन प्रोवाइड करवाया जाए एमएसएमईज को, ताकि वो रिवाइव कर सके अपने बिजनेस को। अभी इसका 3.0 लॉन्च किया गया है, ये जून तक एक्सटेंड हो गया है। यहाँ पर जिसके पास आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है जितना भी, लाइक आपके पास अगर 100 करोड़ का आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है, मतलब आपके पास ऑलरेडी इतने का लोन है, तो उसका 40% आप लोन ले सकते हैं। 40 करोड़ का लोन आप इस स्कीम के तहत ले सकते हैं। ये जो इवैल्यूएशन होगा वो 29 फरवरी 2020 के डेट पर होगा। जो टेन्योर है अब की, कि जो 3.0 या 3.2 आप जो भी कह लीजिए उसका है, 6 साल के भीतर आपको अपना लोन चुकाना होगा। 2 साल का मोराटोरियम पीरियड होगा, मतलब इस दौरान आपसे कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। ये एक रिलैक्सेशन पीरियड होता है ताकि आप अच्छी तरीके से अपना बिजनेस सेटअप कर लें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बार फिर से डिसाइड किया है कि जो पहले इन्फ्लेशन का टारगेट था हम वही आगे 5 सालों के लिए रखेंगे। क्या था पहले इन्फ्लेशन का टारगेट? 4% +-2, यानी कि मैक्सिमम 6% और मिनिमम 2%। 2% के नीचे नहीं जाने देना है, 6% के ऊपर नहीं जाने देना है। ये टारगेट आरबीआई को दिया गया था इनिशियली 5 सालों के लिए। अभी वो टारगेट खत्म हो गया तो फिर से 5 सालों के लिए टारगेट बनाना था, तो गवर्नमेंट ने बोला कि वही जो पहले चल रहा था वही रख लो। देखिए, जो सेंट्रल बैंकिंग पॉलिसी है उसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, आरबीआई के पास एक बहुत बड़ा काम होता है कि वो इन्फ्लेशन को सही तरीके से मैनेज करें। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि चीज़ों की जो प्राइस है उसमें स्टेबिलिटी बनी रहे। प्राइस स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि आप महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन को अपने कंट्रोल में रखें। इन्फ्लेशन टारगेटिंग करने के लिए इंडिया में फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क को तैयार किया गया था। 2016 में अमेंडमेंट किया गया आरबीआई एक्ट 1934 में। अब यहाँ पर फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है। इसमें है ये कि इन्फ्लेशन को इस तरीके से टारगेट किया जाए कि जो इंटरेस्ट रेट है उसमें स्टेबिलिटी बनी रहे, एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी रहे, आउटपुट अच्छा निकल कर आए और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े। इस तरीके से आपको इन्फ्लेशन को टारगेट करना है। स्लाइट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन रिक्वायर्ड होता है इकोनॉमी में ग्रोथ के लिए, तो उसे भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इंडिया में इन्फ्लेशन जो टारगेटिंग होती है वो आरबीआई एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी, लेकिन अकेले नहीं करेगी, वो आरबीआई के साथ कंसल्ट करेगी। 5 साल में एक बार 5 साल के लिए टारगेट डिसाइड किया जाएगा। पिछली बार जो टारगेट डिसाइड किया गया था वो अगस्त 5, 2016 से मार्च 31, 2021 के लिए किया गया था। मार्च 31 बीत गया, फिर से डिसाइड करना था आने वाले 5 सालों के लिए, तो बोला कि जो पहले चल रहा था 4 +-2 वही रख लो, तो वही कंटिन्यू हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बात करते हैं। एमपीसी एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है आरबीआई, उसकी एक कमेटी है। जो आरबीआई एक्ट है 1934 का, उसको अमेंड किया गया था 2016 में फाइनेंस एक्ट के माध्यम से। उसके तहत ये एमपीसी बनाई गई। ये एक स्टैच्यूरी और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क है। यहाँ पर देखिए जो कॉम्पोजिशन है उसमें 6 मेंबर की ये कमेटी होती है। 3 आरबीआई से होते हैं, 3 गवर्नमेंट से। आरबीआई की ओर से एक तो खुद गवर्नर हो गए जो चेयरपर्सन भी होंगे, डिप्यूटी गवर्नर और आरबीआई के एक ऑफिसर होते हैं। सरकार अपनी ओर से जिन 3 लोगों को भेजती है उसके लिए सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होती है, वो बताती है किन 3 लोगों को जाना है। ये प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं एक मेजर ऑब्जेक्टिव के तौर पे। और जो बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट रेट है, जिसे आप पॉपुलरली रेपो रेट भी कहते हैं, जो बैंकिंग इंटरेस्ट को प्रभावित करता है, उसके माध्यम से इन्फ्लेशन को कंटेन करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के पास होती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पीएलआई स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में है। देखिए,
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इनिशियली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था इंडिया में जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है या जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है उसे एनहेंस करने के लिए, जहां पर सरकार ने ये बोला कि अगर आप एडिशनल प्रोडक्शन करेंगे तो आपको इंसेंटिव देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप 100 रुपए का पहले प्रोडक्शन करते थे, ये तो ठीक है, अगले साल आपने 200 रुपए का प्रोडक्शन किया, 200 का जो आपने किया, 100 तो आप पहले करते थे तो आप उसको छोड़िए, इसमें से 100 रुपए का आपने एडिशनल किया है, तो इस 100 रुपए पे 4 रुपए हम आपको दे देंगे, ऐसा सरकार ने कहा। अब इस 4 रुपए के कई सारे फायदे हैं। वो जो 4 रुपए उन्हें एडिशनल मिले हैं, इसका इस्तेमाल फर्दर कैपिटल के रूप में कर सकते हैं, नई यूनिट लगाने के लिए, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अब इसमें से फॉर एग्जाम्पल वो 2 रुपए इस्तेमाल कर ले फर्दर एक्सपेंशन के लिए, 1 रुपए का इस्तेमाल करके वो अपने प्रोडक्ट्स को कम कीमत पर बेचना शुरू कर दें ताकि वो ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बन सके। 1 रुपए का इस्तेमाल वो मार्केटिंग में या फिर अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। ओवरऑल जो मेक इन इंडिया को इंसेंटिवाइज करने का प्लान है वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से तैयार किया गया। स्कीम को देखिए 6 साल के पीरियड के लिए लॉन्च किया गया, इंप्लीमेंट किया गया 2021-22 से 26-27 के लिए। इसे अभी लगातार अलग अलग सेक्टर्स के लिए बढ़ाया जा रहा है। अभी हाल ही में इस इंसेंटिव स्कीम को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए एक्सपेंड किया गया है, जिसके लिए 10,900 करोड़ रुपए का खर्च करने का प्लान भी सरकार ने बना लिया है। जो स्कीम है वो ग्लोबल फूड जो मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस हैं उनको इंडिया में तैयार करेगी। ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया में जो फूड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बढ़िया काम करें, जो इंडियन ब्रांड्स हैं उनको सपोर्ट किया जाए। इसके लिए सरकार ने प्रॉपर फाइनेंशियल मैकेनिज्म तैयार कर ही लिया है। इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। उम्मीद ये है कि 2.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा 2026-27 तक। जो इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको अच्छे प्राइसेस मिलेंगे, फार्मर्स की इनकम भी इन्हेंस होगी। स्कीम में कई सारी चीज़ें कवर होंगी, कुछ भी ऐसा जो रेडी टू कुक हो या रेडी टू ईट हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मरीन प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, फ्री रेंज एग्स, पोल्ट्री मीट या एग प्रोडक्ट्स, ये सब इसमें कवर हो जाएंगे। जो एप्लीकेंट्स हैं उनको अप्लाई करना होगा। फर्स्ट 2 ईयर्स में जो भी उन्हें इंसेंटिव मिलेगा उसका इस्तेमाल वो प्लांट और मशीनरी में करेंगे, नई यूनिट्स लगाएंगे ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी है PMA जो इसे इंप्लीमेंट कर रही है, यही वेरिफिकेशन करते हैं कि कौन इस स्कीम में फ़ायदा लेने के लिए एलिजिबल है, कौन नहीं। अभी देखिए 13 PLI स्कीम्स वर्क कर रही हैं अलग अलग सेक्टर्स के लिए, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, IT हार्डवेयर जिसमें लैपटॉप्स वगैरह, मोबाइल फ़ोन्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट, वाइट गुड्स जिसमें आप घरों में जो बड़े बड़े अप्लायंसेस इस्तेमाल करते हैं उन्हें वाइट गुड बोलते हैं। वाइट गुड क्यों बोलते हैं? आपने कितने कलर के AC देखे हैं अभी तक? यूजुअली आपको वाइट या उससे एसोसिएटेड कलर्स में मिलेंगे, और भी कलर्स में मिलते हैं बट यूजुअली वही मिलेगा। पहले ऐसा होता था कि जो घर के बड़े अप्लायंसेस होते थे लाइक कूलर हो गया, ड्रायर हो गया, AC हो गया, ये सब वाइट कलर में ही आते थे, इसीलिए इन्हें वाइट गुड्स कहा गया। केमिकल, सेल्स और टेक्सटाइल्स ये सब इस PLI स्कीम में कवर हुए हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इको और बाइफ्रॉस्ट के बारे में है। फेसबुक और गूगल 2 अंडर सी इंटरनेट केबल बिछाने वाले हैं इको और बाइफ्रॉस्ट नाम के ऑप्टिकल फाइबर, ताकि इंटरनेट पहुंचाया जा सके USA से सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में। जो इको है वो कैलिफोर्निया के यूरेका से रन करेगा सिंगापुर तक और बाद में इंडोनेशिया भी जाएगा। गूगल केवल इको में पैसा लगा रहा है जबकि फेसबुक का पैसा दोनों में लगेगा। ये ऊपर वाला इको है और दूसरे नीचे वाला जो है वो बाइफ्रॉस्ट है। कोविड-19 के बाद डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इंटरनेट की। एशिया पैसिफिक रीजन में नॉर्थ अमेरिका से अगर इन केबल्स को कनेक्ट करेंगे तो जो ट्रांस पैसिफिक कैपेसिटी है ओवरऑल वो 70% तक बढ़ जाएगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 244A के बारे में है। अभी जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं उन्होंने प्रॉमिस किया कि अगर वो गवर्नमेंट में आते हैं तो जो ट्राइबल मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं आसाम के, वहाँ पर वो आर्टिकल 244A को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब ये है क्या पूरा मामला? देखिए आर्टिकल 244A जो है वो आसाम के भीतर एक ऑटोनॉमस स्टेट बनाने की बात करता है, कुछ ट्राइबल एरियाज को कवर करके। जो ट्राइबल एरियाज इसमें कवर होंगे, वो जो पूरा रीजन कवर होगा, उसके तहत वहाँ पर एक लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के होने का भी प्रावधान है। इसे कॉन्स्टिट्यूशन में 1969 में इंसर्ट किया गया था। इसके हिस्ट्री की बात करें तो 1950s में कई सारे जो हिल स्टेट थे वहाँ पर मांग चलने लगी, जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उनके द्वारा कि वो एक अलग से अपना रीजन, एक अलग से स्टेटहुड चाहते हैं। अनडिवाइडेड आसाम में भी ये बात शुरू हुई। 1960s में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी उन्होंने ऑल पार्टी हेल लीडर्स कॉन्फ्रेंस तैयार कर लिया और एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करी। काफ़ी लंबे समय तक एजिटेशन करने के बाद फाइनली 1972 में मेघालय एक अलग राज्य बन गया। कार्बी आंगलोंग और जो नॉर्थ काचर हिल्स हैं वहाँ पर जो भी लोग थे उनको ऑप्शन दिया गया कि आप या तो मेघालय में चले जाइए या आसाम में आ जाइए। उन्होंने कहा कि ठीक है हम आसाम में ही रहेंगे।
फिर सरकार ने उनको कहा कि अगर आप आसाम में ही रहने को राजी हैं तो हम आपके लिए एक नया प्रावधान करेंगे आर्टिकल 244A का, जिसके तहत आपको और कई सारी अथॉरिटीज दी जाएंगी। प्रावधान तो कर दिया गया लेकिन इंप्लीमेंट नहीं किया गया। 1980s में इसकी इंप्लीमेंटेशन की डिमांड काफ़ी तेज हो गई। कई सारे ग्रुप्स ने हाथ में हथियार उठा लिए और जो सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी है वो भी इसकी एक कोर डिमांड के रूप में बढ़ने लगी। तो अभी एक लीडर का ऐसा कहना है कि वो अगर गवर्नमेंट में आते हैं तो वो इसे इंप्लीमेंट कर देंगे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस तो हैं, केवल इंप्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड है। ये 6वीं अनुसूची से कैसे अलग है? जो 6th शेड्यूल है वो AMTM यानी कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनॉमस काउंसिल का प्रावधान करता है। आर्टिकल 244 क्लॉज 2 और आर्टिकल 275 क्लॉज 1 में आपको इसके प्रावधान मिलेंगे। वहां पर जो सर्टेन रीजन्स हैं उनको ज़्यादा पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी जाती है। डीमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग, वेस्ट कार्बी और बोडो टेरिटोरियल रीजन ये इस प्रोविजन के तहत आते हैं। आर्टिकल 244A ये इनको और ज़्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड करवाएगा अगर इसे इंप्लीमेंट किया जा सका तो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आम्बोली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के बारे में है। महाराष्ट्र की सरकार ने अभी आम्बोली, जो कि वेस्टर्न घाट के सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है, उसे एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया है। वहां पर कुछ समय पहले रेयर फ्रेश वाटर फिश मिली थी जिसका नाम चिस्तूरा हिरण्यकेशी रखा गया था। अभी उसे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है लोकल गवर्निंग बॉडीज के कंसल्टेशन के साथ। यह अधिकार उनको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 के सेक्शन 37 से मिलता है। जो चिस्तूरा हिरण्यकेशी है ये एक सब स्पीसीज है चिस्तूरा की। हिरण्यकेशी रिवर है आम्बोले विलेज में, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये एक छोटी सी कलरफुल फिश होती है जो कि वाटर और स्ट्रीम्स में पाई जाती है जहां पर ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में हो। कुछ स्टेटमेंट है आपको ट्रू एंड फास्ट बताना है। इन्फ्लेशन टारगेट ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के साथ कंसल्ट करके डिसाइड करता है 5 साल में एक बार। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल रिलीज करता है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इसे 6 साल के पीरियड के लिए इंप्लीमेंट किया जाएगा 2021-22 से 26-27 तक। आर्टिकल 244A ये ऑटोनॉमस स्टेट के क्रिएशन की बात करता है आसाम के सर्टेन ट्राइबल एरियाज में। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकता है लोकल गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडीज के कंसल्टेशन के साथ। यहां पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। इस पूरे सेशन की PDF आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फर्दर आप ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च भी कर सकते हैं। आज के इस सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।